वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है गेटिंग अ सेंस फॉर लार्ज नंबर्स। अब जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उसका एक सेंस आपको मिल जाए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो नंबर एक्चुअली कितने बड़े हैं। और ये कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से, यानी उस नंबर की रेंज में कौन सी चीज़ आती है उसके बारे में बताएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ ये एक्चुअली नंबर कितने बड़े हैं। लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट लैक्स, करोड्स एज वेल एज मिलियंस एंड बिलियंस। 1 लाख को 10 की पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? 10⁻⁵, क्योंकि 1 लाख में 1 होता है और उसके बाद 5 जीरोज होते हैं। तो 1 और उसके बाद सारे जीरोज हों तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लो, वही 10 की पावर बन जाएगी। इसी तरह अ करोड़ ये होता है 10⁻⁷ एंड एन अरब 10⁻⁹, वेर एज अ मिलियन इज 10⁻⁶। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो देखो लाख में 10⁻⁵ है, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10⁻⁶ हो गया, ठीक है। एंड अ बिलियन होता है 10⁻⁹, यानी 1 अरब और 1 बिलियन ये इक्वल होता है। यू माइट नो द साइज ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। दुनिया में जो ह्यूमन की पॉपुलेशन, इंसानों की जो जनसंख्या है उसका साइज हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता तो अभी आगे आएगा, वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी एंड्स आर देयर? क्या कभी आपने सोचा कि कितनी एंड्स है, कितनी चींटियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, या फिर कितने साल पहले इंसान दुनिया में आए? इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्लोर नंबर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन अरब्स एंड बिलियंस। तो यहाँ ऐसे नंबर्स को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि अरब्स और बिलियन से भी बड़े हैं। वी शैल यूज पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दीज नंबर्स इन ईच केस। यहाँ पर हम पावर ऑफ 10 के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि अलग अलग जो नंबर्स हैं वो कितने एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10⁻⁴, किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू होती है 1। As of mid-2025, there are only 2 northern white rhinos remaining in the world, both females, and they reside at the Owan-Pejeta Conservancy in Kenya. तो यहाँ पर नॉर्दर्न वाइट राइनोज की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सिर्फ 2 ही बचे हैं जो कि केनिया के अंदर हैं, और दोनों ही फीमेल हैं, मतलब आगे इनके बच्चे नहीं हो सकते और कुछ टाइम के बाद ये दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। खैर वो हमको नहीं जानना, मेन चीज़ ये है कि वो 2 हैं। तो 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 1 को लिख सकते हैं 10⁻⁴, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, जो कि यहाँ आपको दिया है। लेकिन साइज़ की जो रेंज है उसके लिए हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट देखेंगे। ये क्या है? 10⁻⁴, यानी यहाँ पर जो हम साइज़ में आगे की तरफ बढ़ेंगे वो 10⁻⁴ में ही चेंज कर करके बढ़ेंगे। कोफिशिएंट वाला पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं वो किस रेंज में आएंगे? 10⁻⁴ की रेंज में आएगा, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ और 9 को लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁴। तो कोफिशिएंट पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल पार्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, यानी 10⁻⁴ पे ही। तो यहाँ भी 10⁻⁴, यहाँ भी 10⁻⁴ है। तो इस रेंज में कोई वैल्यू आएगी 1 से लेके 9 तक में तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से किसी चीज़ की क्वांटिटी 10 से लेके 99 तक की होगी तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻1। इसी तरह 99 को 9.9 × 10⁻1। तो कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी नहीं है, सिर्फ 10⁻ देखेंगे। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इतने हैं, यानी उसकी वैल्यू 10 से लेके 99 तक अगर है तो वो हमारी किस साइज रेंज में आएगा? 10⁻1 की रेंज में आएगा। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10⁻1, एज ऑफ अर्ली 2024 द पॉपुलेशन ऑफ हाइनन गिबॉन्स इज अ मीगर 42। मीगर यानी बहुत थोड़ा सा कोई चीज़ हो, तो इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 42 है। तो अभी ऊपर मैंने क्या बताया था? 10 से लेके 99 तक कोई वैल्यू है तो वो 10⁻1 की रेंज में आएगा। उसी के अंदर इसका एग्जाम्पल आपको दिया है, क्योंकि 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.2 × 10⁻1। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं? डेसिमल वाला पार्ट हटा दो तो लगभग ये 4 × 10⁻1 आएगा। तो 10⁻1 आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। अच्छा, ये जो सारे फैक्ट दिए हैं ये याद करने के लिए नहीं है, ये साइज़ के बारे में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हैं। 10⁻2 के साइज़ की बात कर ले, देयर आर जस्ट 242 काकापो अलाइव एज ऑफ mid-2025। तो 242 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे तो होगा 2.42 × 10⁻²। तो डेसिमल वाला पार्ट हटा के इसको लिख दिया गया 2 × 10⁻²। 10⁻3 की बात कर लें, देयर आर फियर देन 3000 कोमोडो ड्रैगन्स इन द वर्ल्ड, ऑल बेस्ड इन इंडोनेशिया। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻3। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये है कोमोडो ड्रैगन। कह रहा है 3000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन रह गई दुनिया के अंदर और सारे ही इंडोनेशिया के अंदर आपको मिलेंगे।
10⁻⁴ की बात कर लें, अ 2005 estimate of the maned wolf population showed that there are more than 17,000 of them. Most are located in Brazil. तो 17,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो इसमें समझाने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आएंगी जहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, अभी वो देखेंगे। 10⁻⁵ की रेंज में क्या चीज़ आपको मिल जाएगी, एज ऑफ 2018 देयर आर अराउंड 4.15 लाख अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो 4.15 लाख के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁵ का यूज़ करते हैं, 4.15 का डेसिमल पार्ट हटा के सिंपल 4 कर दिया गया। 10⁻⁶ की बात कर लें, देयर आर एन एस्टिमेट ऑफ 50 लाख, 50 लाख कह लो या 50 मिलियन कह लो, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में 50 लाख होंगे। तो ये क्या है, अमेरिकन एलिगेटर्स एज ऑफ 2025। साइंटिफिक नोटेशन में आप ऐसे इसको लिखोगे। 10⁻⁷ की बात कर लें, द ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 3.5 करोड़। पूरी दुनिया में जितने ऊँट हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, 3.5 करोड़ यानी 35 मिलियन। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे हम लिखेंगे, इंडिया हैज़ ओनली अबाउट 2.5 लैक्स ऑफ देम। पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ है और अपने इंडिया के अंदर सिर्फ 2.5 लैक्स हैं। द ग्लोबल हॉर्स पॉपुलेशन इज अराउंड 5.8 करोड़, जो कि होता है 58 मिलियन। साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे, विद अबाउट हाफ ऑफ देम इन अमेरिका। तो पूरी दुनिया में जितने घोड़े हैं और वो कितने हैं, 5.8 करोड़, उसका आधा अमेरिका के अंदर है। 10⁸ की रेंज का एक एग्जाम्पल दिया है, मोर देन 20 करोड़, जो कि होता है 200 मिलियन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ वाटर बफेलोज आर एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड, यानी एक अंदाजा लगाएगा कि इतने वाटर बफेलोज होंगे पूरी दुनिया के अंदर, विद अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम इन एशिया, यानी इनमें ज़्यादातर जो है वो एशिया के अंदर आपको मिलेंगे। 10⁻⁹ द एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग्स, एक तरह की बर्ड होती है, वो कितनी है, अराउंड 1.3 अरब, या हम कह सकते हैं 1.3 बिलियन। ऊपर हमने देखा था ना, 1 अरब इक्वल 1 बिलियन। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया है, तो एग्जाम में आपसे यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1.3 बिलियन को साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखो, या हम कह सकते हैं 1.3 अरब को। तो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.3 अरब है ना, तो 1.3 और अरब की वैल्यू ऊपर आपको दी है 10⁻⁹। 1 अरब होता है 10⁻⁹, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन एज ऑफ 2025 इज 8.2 अरब, या हम कह सकते हैं 8.2 बिलियन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते थे कि ह्यूमन पॉपुलेशन आपको दी है 8.2 अरब और यहाँ पर 10⁻⁹ लगा है, यहाँ पर 1.3 अरब था, तो बस कोफिशिएंट बदलेगा, बाकी अरब की तो वही वैल्यू रहेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन के अंदर भी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, आंसर्स मिल जाते हैं, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अ पिक्चर ऑफ स्टारलिंग मर्मरेशन ओवर अ फार्म इन यूके, ठीक है, इस तरीके से पूरा ये ग्रुप बनाकर ऐसे लगता है कोई शेप बना रही है और उस हिसाब से चलती हैं। स्टारलिंग मर्मरेशन इज अ mesmerizing एरियल डिस्प्ले ऑफ thousands ऑफ स्टारलिंग फ्लाइंग इन सिंक्रोनाइज्ड स्विरलिंग पैटर्न्स। तो स्टारलिंग का जो मर्मरेशन होता है, मतलब ये इस तरह से झुंड बनाकर जो इनका चलना होता है, ये बहुत ही अच्छा एरियल डिस्प्ले होता है, यानी जब ऐसा आसमान में देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है, जहाँ पर हज़ारों स्टारलिंग उड़ रही होती है एक सिंक्रोनाइज स्विरलिंग पैटर्न के अंदर, मैंने घूमता रहता है डिज़ाइन। कभी यूट्यूब पर सर्च करके देखना कैसे ये मूव करती हैं। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कोरियोग्राफ्ड डांस, तो इसको एक डांस की तरह डिस्क्राइब किया गया है, यानी प्रॉपर जिसके अंदर स्टेप्स हों, एक रूल के हिसाब से डांस किया जा रहा हो, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब हर बर्ड को पता होता है हमको कैसे मूव करना है कि वो डिज़ाइन ऐसे पैटर्न बनता जाए। विद अ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ एंड अबाउट 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ अफ्रीकन एलिफेंट्स, कैन वी से दैट देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर एवरी अफ्रीकन एलिफेंट। तो ह्यूमन पॉपुलेशन आपको दी है और अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन दी है, इनका बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है, या हम कह सकते हैं इनका रेशियो निकाला जा रहा है कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन और जो अफ्रीकन एलिफेंट इनकी पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो वो वैल्यू कितनी आएगी। एग्जाम्पल्स ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि 10 ह्यूमंस हैं और 2 मंकीज़ हैं, तो ह्यूमन और मंकी के नंबर को आप कंपेयर करो। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तो आप ये करोगे कि भैया 10 ह्यूमन है, इसको अगर हम नंबर ऑफ मंकी से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक मंकी के मुकाबले में 5 ह्यूमन हैं। इसको और हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ह्यूमंस नंबर ऑफ मंकीज से 5 गुना है, 5 टाइम्स हैं। तो यहाँ भी यही बात कर रहा है, अफ्रीकन एलिफेंट्स और ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि हर एक अफ्रीकन एलिफेंट के लिए 2000 लोग हैं। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको 2 चीज़ों की क्वांटिटी दे दी जाए और उनका कंपैरिजन पूछ लिया जाए कि बताओ हर एक के मुकाबले में ये वाली की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ पर दोनों का रेशियो आप निकाल लेना, डिवीजन कर लेना, वहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ह्यूमन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई अफ्रीकन एलिफेंट की 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 2। यहाँ 10⁹ है, यहाँ पर 10⁵ है, डिवीजन है, तो मतलब पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 - 5 जो कि होता है 4, 10⁻4 होता है 10,000, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 20,000। तो ह्यूमन और एलिफेंट का रेशियो क्या आ गया, 20,000:1, यानी हर एक एलिफेंट के लिए हमारे पास 20,000 आदमी हैं। यानी पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उनको ले लो और पूरी दुनिया में जितने अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनको ले लो और पेयरिंग बनाओ, ग्रुप बनाओ, इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं तो एक एलिफेंट को ले लो और 20,000 ह्यूमंस को ले लो, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से पेयरिंग होगी। 10⁻10 द ग्लोबल चिकन पॉपुलेशन लिविंग एट एनी टाइम इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 33 बिलियन। इसको हम 3.3 × 10⁻10 लिख सकते हैं। तो पूरी दुनिया में किसी भी टाइम पे इतने मुर्गे होते हैं, इतने चिकन्स होते हैं। अब 10⁻12 की रेंज में हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज। ये 2023 के अंदर एक एस्टिमेट लगाया गया था, अंदाज़ा लगाया गया था कि पूरी दुनिया में कितने ट्रीज होंगे। तो वहाँ से ये पता चला कि ये है लगभग 30 खरब, या इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, 3 ट्रिलियन। साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 खरब इज़ 100 अरब, यानी 1 खरब इक्वल होता है 100 अरब के और 1 ट्रिलियन इक्वल होता है 1000 बिलियन के। ये वैल्यूज़ आप याद रखना। 10⁻14 की बात कर लें, द एस्टिमेटेड मॉस्किटो पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो मच्छरों की जनसंख्या है, ये भी 2023 के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है, वो है 11 नील, जो कि बनता है 110 ट्रिलियन। तो इंडियन सिस्टम में खरब के बाद आता है नील। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है। देखो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 अरब का तो आपको दिया है कि इक्वल होता है 10⁻9 के। एक खरब के अंदर 100 अरब होते हैं, यानी 100 अरब ये इक्वल हो जाएगा 10⁻11। इसी तरीके से 1 नील का भी आप याद रख लेना, इसमें भी पावर 2 बढ़ जाएगी 10⁻13, यानी हर बार पावर 2 बढ़ती चली जा रही है। 1 लाख में 10⁻5 थी, करोड़ में 10⁻7 हो गई, 5 से 7 2 इंक्रीज़ हुई, फिर करोड़ से अरब आया, फिर 2 पावर बढ़ गई 10⁻9 आ गया, फिर अरब से खरब आया 2 पावर बढ़ गई, खरब से नील आया 2 पावर बढ़ गई, इस तरह ही चलेगा। और इंटरनेशनल सिस्टम में पावर 3 करके बढ़ती है। तो हमको क्या दिया है 11 नील, 11 लिख दिया। नील को हम क्या लिखेंगे 10⁻13, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट तो 11 है, 10 से ज़्यादा है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो डेसिमल एक पीछे करेंगे, पावर उधर बढ़ जाएगी, यानी 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अगर ट्रिलियन के हिसाब से आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी चलो मैं बता देता हूँ आपको। 1 बिलियन इक्वल होता है 1 बिलियन होता है 10⁻9 के, तो 1 ट्रिलियन क्या होगा, पावर 3 बढ़ जाएगी, 10⁻12 हो गया। 110 ट्रिलियन दिया है ना, 110 और ट्रिलियन की जगह 10⁻12। डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट पीछे जाएगा, 1.10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, तो यहाँ से भी ऐसे ही आ जाएगा। लास्ट का 0 नहीं लगाते तो 1.1 ही रहेगा। अ डिराइव्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अंटार्कटिक क्रिल, इसकी इमेज आपको ये बनी है, स्टैंड्स एट 50 नील, या आप कह सकते हैं 500 ट्रिलियंस। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻15। एन एस्टिमेट ऑफ द बीटल पॉपुलेशन स्टैंड्स एट 1 पद्मा। तो नील के बाद आता है पद्मा, 1 पद्मा के अंदर 100 नील होते हैं। इसी तरह से ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, तो 1 पद्मा इक्वल होता है 1 क्वाड्रिलियन के। साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एस्टिमेट ऑफ द अर्थवॉर्म पॉपुलेशन इज ऑल्सो 1 पद्मा, दैट इज 1 क्वाड्रिलियन। तो पूरी दुनिया में जो अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन है वो इतनी है, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा है। 10⁻16 द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ एंट्स ग्लोबली। पूरी दुनिया में जो चींटियां हैं उनकी पॉपुलेशन जानते हो कितनी है, 20 पद्मा, यानी 20 क्वाड्रिलियन। साइंटिफिक नोटेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, एंड्स अलोन आउटवे ऑल वाइल्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड मैमल्स कंबाइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो चींटी है उनका जो वज़न है वो ज़्यादा होगा पूरी दुनिया में जितनी भी वाइल्ड बर्ड्स हैं, वाइल्ड मैमल्स हैं, उन सब के वज़न से ज़्यादा है इनका। ये इमेज से आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक तराजू पे एक साइड पूरी दुनिया में जितनी चींटी है वो रख दो और दूसरे साइड सारे वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड बर्ड्स आप रख दो। एलिफेंट भी आ गया, मंकी भी आ गया, लॉयन, टाइगर, डियर, पीकॉक, जिराफ, सबको रख दिया तो एंट वाला साइड जो है वो झुक जाएगा, यानी एंट का वेट ज़्यादा है। तो यहाँ से साइज़ का आपको आइडिया लग रहा है कि भाई कितनी सारी चींटी चाहिए होगा हाथी के वेट के बराबर होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक हाथी की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में जितने हाथी हैं और जितने भी जंगली जानवर हैं सब उठा के रख लो,
उनका वजन ले लो और पूरी दुनिया में जितनी चींटी है उनका वजन ले लो, तो चींटी का वजन बढ़ जाएगा, ये बताया जा रहा है आपको। अब सोच रहे होगे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा चींटी ही हैं। अभी रुको, और भी चीज़ें आने वाली हैं। 10⁻21 is supposed to be the number of grains of sand on all beaches and deserts on earth। 10⁻21 ऐसा माना जाता है कि ये वो नंबर है जितनी जो है पूरी दुनिया में जो बीचेस हैं या डेजर्ट्स हैं उनके जो ग्रेन्स हैं वो इतने हैं। अब ये सैंड होगी कितनी, एंट की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो कुछ आइडिया मिल जाएगा क्या? हाँ, यही चीज़ यहाँ पर की गई है। दिस इज इनफ सैंड टू गिव एवरी एंट 10 लिटिल सैंड कासल टू लिव इन। तो पूरी दुनिया में जितनी भी सैंड है उससे अगर हम कासल बनाए, किला बनाए, तो हर एक चींटी को हम 10 कैसल्स दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एक चींटी के लिए इतने सारे कैसल बन सकते हैं। तो पूरी दुनिया में कितनी चींटी है, हर चींटी के लिए कितने कैसल्स बनाए जा सकते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि सैंड कितनी ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। 10⁻23 ये क्या है? द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस। जितने यूनिवर्स को हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो किस रेंज में है? 10⁻23 के रेंज में है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एग्जैक्ट वैल्यू दी है 2 × 10⁻23। अच्छा, आप सोच रहे होगे इतने स्टार्स काउंट कौन करता है? तो एक एक स्टार कोई बैठ के नहीं काउंट करता। जैसे मान लो ये पूरा यूनिवर्स है, उसमें से एक छोटे से डॉट को जूम करें हम, वो इतना बड़ा हो गया, इसमें से ये हिस्सा जूम किए, ये इतना बड़ा हो गया। इस तरह जूम करते करते एक पोर्शन में हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने स्टार्स हैं। तो पूरे यूनिवर्स जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें से कितने साइज़ के अंदर हमको ये स्टार ऑब्जर्व हुए, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जब इतनी छोटी जगह में इतने हैं तो इस पूरे में कितने होंगे, वैसे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे किया जाता है। ये नहीं कोई एक एक स्टार बैठ के गिने, अगर गिनने बैठ जाए तो पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन ईयर बीत जाएंगे गिनने में। 10⁻25 देयर आर एस्टिमेटेड टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, एज्यूमिंग 16 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स देख लिए। अब जो मेन चीज़ है जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात कर लेते हैं। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी एंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो एंट और ह्यूमन की साइज का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, हर इंसान के लिए कितनी एंट है ये आपको बताना है। तो एंट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ह्यूमन, जिसका आपसे ये कह रहा है कि हर एक के मुकाबले में ये कितना है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उससे डिवाइड करेंगे। तो हर एक ह्यूमन के मुकाबले में कितनी एंट है ना, तो ह्यूमन डिनोमिनेटर में आएगा, यानी उसी से डिवाइड करेंगे। तो एंट की पॉपुलेशन हमको दी है, इसको डिवाइड करेंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन से, जो कि है लगभग 8 × 10⁻9। अब कोफिशिएंट वाला पार्ट देखो, ये 2 है और ये 8 है, 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, इधर पावर 16 है, इधर 9 है, 16 - 9 आ जाएगा 7। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था ना, क्योंकि 0.25 है, 1 से कम है। तो क्या करेंगे, ये 10⁻7 में से एक 10 निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल राइट की तरफ एक खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 2.5। अब ये कोफिशिएंट सही हो गया, और इधर 10⁻7 है, इसमें से एक निकाल लिए थे, तो अब 10⁻6 बचा। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयर आर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 एंड्स फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबको अगर हम चींटियाँ देना चाहें कि सारी चींटी इंसानों को दे दें, तो हर एक इंसान को 25 लाख एंट्स मिलेंगी। यानी एंट्स की पॉपुलेशन ह्यूमन की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 25 लाख टाइम्स ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन्स 10,000 बर्ड्स, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड। कह रहा एक फ्लॉक जो स्टारलिंग्स का, एक जो पूरा झुंड है उसके अंदर 10,000 बर्ड्स हैं, तो ऐसी पूरी दुनिया के अंदर कितने फ्लॉक्स होंगे ये आपको बताना है। यानी टोटल पूरी दुनिया में जितनी स्टारलिंग बर्ड है वो उसको डिवाइड कर दें, एक फ्लॉक में जितनी बर्ड्स हैं 10,000, तो हमको पता चल जाएगा। जैसे मान लो पूरी दुनिया में 1 लाख स्टारलिंग बर्ड्स हैं और एक फ्लॉक के अंदर 10,000 हैं, तो ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10। यानी एक फ्लॉक के अंदर 10,000 बर्ड्स हैं, ऐसे 10 फ्लॉक्स मिलाकर ये पूरा 1 लाख बनेगा। तो क्या करना पड़ा हमको, डिवीजन करना पड़ा। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको क्या करना है ये आइडिया होना चाहिए, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो स्टारलिंग बर्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 बिलियन हमको दिया है, यानी 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 डिवाइड कर देंगे। एक फ्लॉक के अंदर 10,000 बर्ड है, 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻4, 1.3 तो वैसे ही रहेगा। 10⁻9 को 10⁻4 से डिवाइड करेंगे तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, 9 - 4 आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर कुड बी 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 फ्लॉक्स इन द वर्ल्ड। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इफ ईच ट्री हैड अबाउट 10⁻4 लीव्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड।
अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। कह रहा हर एक ट्री के अंदर 10⁴ लीव्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी होंगी सारे पेड़ों पे। इस क्वेश्चन को अगर छोटा बना लो कि हमसे मान लो अगर कह दिया जाए कि एक ट्री पे 5 लीव्स हैं, तो 2 ट्री पे कितनी हो जाएगी, सिंपल 2 और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10 लीव्स। 3 ट्री होंगे तो एक ट्री पे 5, दूसरे पे 5, तीसरे पे 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा 15, यानी 3 ट्रीज पे 15 लीव्स होंगी। क्या करना पड़ा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा कि नहीं। एक ट्री पे कितनी लीव्स है ये आपको दिया है, तो दुनिया में जितने ट्रीज हैं उनसे अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी दुनिया में कितनी लीव्स हैं ये वैल्यू निकल जाएगी। तो समझ गए यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ लीव्स इन वन ट्री ये दिया है 10⁴। अब पूरी दुनिया में जितने ट्री हैं उसमें कितने होंगे, यानी ऊपर आपको ये वैल्यू दी है कि पूरी दुनिया में जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 है। तो नंबर ऑफ लीव्स इन दिस नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ये दोनों देखो आपस में मल्टीप्लाई होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16। Hence total number of leaves on all trees in the world is 3 multiplied by 10⁻16। तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ यू स्टैक्ड शीट्स ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर हाउ मेनी वुड यू नीड टू रीच द मून। अगर शीट ऑफ पेपर को एक के ऊपर एक लगाते चले जा रहे हो तो कितने पेपर की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो पूरी हाइट बनेगी शीट ऑफ पेपर की वो मून तक पहुंच जाए। अब अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था। शीट ऑफ पेपर की थिकनेस क्या होगी ये हमको नहीं पता, तो अपने से कुछ एज्यूम कर लेंगे। भाई अलग अलग शीट ऑफ पेपर दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, कुछ पतले होते हैं कुछ मोटे होते हैं, तो अपने से कुछ मान लो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पेपर की बात हमसे की थी कि उसकी थिकनेस थी 0.001 सेंटीमीटर, तो वही चीज़ हम ले लेंगे। तो पहले आप लिखना डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये इक्वल है 3,84,400 किलोमीटर के। फिर शीट ऑफ पेपर की थिकनेस को हम एज्यूम कर रहे हैं। अज्यूमिंग थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, इसको हम मान लेते हैं 0.001 सेंटीमीटर। तो कितने शीट ऑफ पेपर को हम एक के ऊपर एक लगाएं कि उसकी हाइट ये हो जाए, यानी अर्थ से मून तक पहुंचाना है तो अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी हाइट बन जाए। यानी आपको 0.01 सेंटीमीटर को इतना बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई एक पेपर की थिकनेस जो है वो, लेकिन ऊपर की वैल्यू किलोमीटर्स में नीचे सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बना लो। एक जगह ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया था सॉल्व करके कैसे आएगा, तो ये आएगा 10⁻5। तो अब ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में हो गई, नीचे सेंटीमीटर तो दी थी, अब डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ज़रा डिनोमिनेटर देखो, ये है 0.001 सेंटीमीटर, इसको इंटीजर में बदल लेते हैं, यानी इसका डेसिमल बिल्कुल राइट साइड भेज देते हैं। तो 3 डिजिट हम राइट में भेज रहे हैं ना, तो डेसिमल जब राइट साइड में जाता है तो डिवीजन करते हैं। अब 3 डिजिट आगे जा रहा है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3, यानी हमारा ये 0.001 है। अगर ये डेसिमल हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरो आ जाते हैं, तो 0.001 डिवाइडेड बाई 1000। अभी पीछे का जीरो हटा दो, कोई मतलब नहीं, यानी 1/1000। 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻3, क्योंकि 1000 होता है 10⁻3, लेकिन ये 1 में है, 1 को हटा के ऐसे करेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी। ये पूरी कहानी है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखो 10⁻5 है, डिनोमिनेटर में 10⁻3 है, तो पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं, यानी 5 -3, माइनस और माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 5 + 3 आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 384400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख लो, राइट से 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 और 10⁻8 तो ऑलरेडी था, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 + 5 13। तो एक फाइनल लाइन आप लिखना 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस 0.01 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू रीच द मून। अब देखो यहाँ के बाद अगर ये वाला स्टेप आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 1 हो जाएगा, और यहाँ जब 1000 मल्टीप्लाई होगा 1000 मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 और 10⁻5 हो जाएगा 10⁻8। तो यहाँ से शॉर्ट में एक बार में भी आप कर सकते हो। मेन चीज़ है पहली बार में आपकी क्या चीज़ माइंड में क्लिक कर रही है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है
कि एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके आपको दिखने लगेंगे। अ डिफरेंट वे टू से योर एज, अपनी एज बताने के और भी तरीके होते हैं। चलो दूसरी तरीके से एज को बताते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, इस्टू ने पूछा। आई कंप्लीटेड 13 ईयर्स अ फ्यू वीक्स अगो, रॉक्सी ने कहा, यानी मैं 13 साल की कुछ हफ्ते पहले हो गई। हाउ ओल्ड आर यू, फिर से इस्टू ने पूछा। तो इस बार रॉक्सी ने कहा आई एम 4840 डेज ओल्ड टुडे। पहले ईयर्स में वैल्यू बताई थी, अब दिन में बताई कि इतने दिन की मैं हो गई हूँ। फिर से इस्टू ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश आवर्स टुडे, मैं इतने घंटे की हो गई हूँ। अब वैल्यू आपको निकालना है, यानी बेसिकली उसकी एज कितनी हो गई है 4840 डेज़ की। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो जगह कम है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 1,16,160 आवर्स आएगा। मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर। अच्छा, ये नंबर निकालने से पहले कि एस्टिमेट करना, एक अंदाज़ा लगाना कि आपको क्या लगता है कि वो कितने घंटे की हो गई होगी, यानी उसको दुनिया में आए हुए कितने घंटे बीत गए ये बताना है। आवर्स के फॉर्म में एज बतानी है। इस्टू ने कहा आई एम 4070 डेज ओल्ड टुडे, कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा ट्रिकी हो गया, मतलब इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स को हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक तो ये कि 4070 डेज ये कितने ईयर बनाएंगे। अब ईयर की वैल्यू हर साल सेम तो रहती नहीं, लीप ईयर्स भी आते हैं तो उसमें एक बढ़ेगा, तो ये सारी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 24 अगस्त, इसके हिसाब से ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी एक साल के अंदर हम 365 डेज़ मांग के चलें तो ये 1 ईयर के अंदर है। आप बताओ 10 ईयर के अंदर कितना हो जाएगा, 3650, 3650। 11 ईयर में कितना हो जाएगा, 365 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4015। लेकिन आज से पहले लीप ईयर्स कब कब था ये भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, तो वो एडिशनल हम ऐड करते चले जाएंगे। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज डेट है 24 अगस्त 2025। तो 2024 में लीप ईयर था, फिर उससे 4 साल पहले 2020 में था, 2016 में था, उससे पहले 2012 में था, लेकिन आई थिंक 2012 तक जाएगा नहीं क्योंकि 2025 चल रहा है। 2012 आज से 13 साल पहले था और 11 साल में हमारा 4015 पहुंच गया, 4070 तक जाना है। तो बस ये हटा दो, ये जो 3 लीप ईयर हैं इसका +3 और बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं 11 साल पहले 4018 यानी 15 + 3 लीप ईयर वाला इतने डेज बीते होंगे। तो आज से ठीक 11 साल पहले क्या डेट रही होगी, 2025 चल रहा है, 2014 रहा होगा। तो 24 अगस्त 2014 से लेके 24 अगस्त 2025 ये 11 साल हुए। इसमें कितना दिन बीता अभी हमने कैलकुलेट किया, 11 साल के अंदर 4018 डेज़, 4018 डेज़। लेकिन हमको जाना है 4070, इतने दिन पीछे जाना है, यानी 24 अगस्त 2014 से कितना पहले और चले, 4070 माइनस 4018, 11 साल पीछे चले गए, मतलब 4018 डेज़ पीछे चले गए। हमको टोटल 4070 डेज़ पीछे जाना है, यानी और कितना पीछे और जाना बाकी है। तो 4070 माइनस 4018 करोगे तो आएगा 52 डेज़। तो ये जो वैल्यू है ये 11 साल की है और पीछे जाना है 52 डेज़, ताकि 4070 डेज़ पीछे चले जाएं तो डेट हमको मिल जाएगी। यानी 24 अगस्त 2014 से 52 डेज़ पीछे और चलेंगे। अच्छा, 24 दिन पीछे चलें तो हम 1 अगस्त पहुंच जाएंगे कि नहीं, 24 दिन पीछे और चलो तो अब 28 डेज़ और पीछे जाना बाकी है, यानी और पीछे जाएंगे तो जुलाई के मंथ में चले जाएंगे। जुलाई में 31 डेज़ होते हैं, तो 31 माइनस 28 करोगे आ जाएगा 3, यानी 28 दिन और पीछे चलोगे तो आप पहुंच जाओगे 3 जुलाई 2014 को। ठीक है, तो समझ रहे हो कि नहीं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिकली हमने एक आइडिया लगाया कि 4070 से करीब करीब क्या हो सकता है। हमने देखा 11 साल में 4015 डेज़ होते हैं, लेकिन इसके बीच में ये 3 साल लीप ईयर के भी पड़े तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो पिछले 11 साल के अंदर 4018 डेज़ ये टोटल बने। अब इस्टू की डेट ऑफ बर्थ हमको जानना है तो उसके लिए 4070 डेज़ पीछे जाएंगे, यानी इतने दिन पहले वो पैदा हुआ था। 4070 डेज़ पहले 11 साल पीछे जा रहे हैं तो वो बनना है 4018 डेज़। हमको जाना है 4070 डेज़, तो 4070 माइनस 4018 यानी 52 डे और पीछे जाओ। ठीक 11 साल पीछे गए तो आज की ही डेट हमको मिली, लेकिन साल था 2014 का। 52 डेज़ और पीछे जाएंगे तो हमने क्या किया, 2 पार्ट पीछे गए। एक तो ये कि 24 अगस्त से 1 अगस्त हमको जाना है, तो कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, 24 डेज़।
तो 52 में हमने 24 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 28 डेज। यानी 1 अगस्त 2014 से 28 दिन और पीछे जाओ तो जुलाई 31 डेज का होता है, 31 माइनस 28 कर दिए, आ गया 3। यानी 24 अगस्त से 52 डे पीछे जाओगे तो आपको डेट मिलेगी 3 जुलाई 2014। तो ये 4018 प्लस 52 डेज टोटल बना देगा 4070 डेज का। इतना ही पीछे हमको जाना था, तो इतने दिन पीछे जाएंगे तो डेट क्या मिलेगी, 3 जुलाई 2014, यानी इस दिन वो पैदा हुआ होगा। तो ऐसे ही ये निकलेगा। इसको प्रॉपर अगर आप लिख के दिखाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। नंबर ऑफ डेज इन 11 ईयर्स टिल 24 अगस्त 2025, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 365 प्लस 3 क्यों ऐड करें, क्योंकि 3 लीप ईयर्स हमको मिलेंगे, तो आ जाएगा 4018। सो इट वॉज 24 अगस्त 2014, 4018 डेज अगो। तो 4018 दिन पहले ये डेट थी। अब हमको और कितना पीछे जाना है, वी हैव टू गो 4070 माइनस 4018 जो कि होता है 52 बैक, यानी और 52 डेज पीछे जाना है। सो 52 डेज बिफोर 24 अगस्त 2014 वॉज 3 जुलाई 2014, देयरफॉर इस्टूज डेट ऑफ बर्थ इज 3 जुलाई 2014। ये इसका आंसर हो गया। अब ये बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू निकाली है वो आज की डेट के हिसाब से निकाली है, नहीं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अगस्त 2025 इसके हिसाब से। अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो उसके हिसाब से पीछे की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालना है वैल्यू वो मैंने आपको बता दिया, उसी हिसाब से आप फाइंड आउट कर लेना। चलो एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। 27 अगस्त 2025 इस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करके कमेंट में मुझे वैल्यू बता देना कि क्या डेट ऑफ बर्थ आएगी। पूरा कैलकुलेट करके बताना, ऐसा नहीं किसी में 3 आगे बढ़ गए। अब साइड में इमेज देखो, व्हाट कुड दिस नंबर मीन्स, फाइंड आउट। रॉक्सी कोई नंबर बोल ली, IM 6970710 ... ओल्ड। ये क्या हो सकता है, कितने आवर्स ओल्ड है ये हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू उससे ज़्यादा ही लग रही है। तो आर से मिनट में हमको कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रही है 69,69,600 मिनट्स। ये इसी वैल्यू के आसपास है बिल्कुल, ये भी 69,70,710 है। तो ये वैल्यू मिनट्स में दी है, तो हम लिख देंगे मिनट्स। अब कहोगे हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर तो ये आई, बिल्कुल एग्जैक्ट तो वो नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, तो हम एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताई गई। जैसे डेज़ की बात कर रहा है, तो डेज़ में अगर थोड़ा सा कुछ घंटे आगे बढ़ जाएंगे तो उसको कैसे दिखाओगे आप, डे में जब पूरा एक दिन बीतेगा तभी दिखाओगे। लेकिन आवर्स में हम और ज़्यादा बारीक वैल्यू दिखा सकते हैं, प्रिसाइज वैल्यू दिखा सकते हैं। फिर मिनट्स की बात कर लें तो और उसमें बारीक दिखा सकते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इफ़ यू हैव लिव्ड फॉर 1,000,000 सेकेंड्स हाउ ओल्ड वुड यू बी। अगर आप 1 मिलियन सेकेंड्स जिंदा रहे तो कितना ओल्ड हो आप। तो यहाँ पर हम रिवर्स में थोड़ा चलते हैं। अगर हम ये पता कर लें कि एक दिन के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं तो उससे आइडिया हमको मिल जाएगा। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ से 1 डे की वैल्यू आ जाएगी कि कितना सेकेंड्स होगा। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 86,400 सेकेंड्स। मतलब एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख सेकेंड्स की बात कर रहा है। तो एक दिन में इतना 10 दिन में कितना हो जाएगा, 8,64,000 सेकेंड्स हो जाएंगे। यानी मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 10 दिन से थोड़ा ज़्यादा। इस वैल्यू को ज़रा 11 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, तो आएगा 9,50,400। मतलब रफली हम कह सकते हैं 11 डेज़। तो इसका आंसर आप दे देना अप्रॉक्सीमेटली 11 डेज़। वी शैल लुक एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड टाइमलाइंस ऑफ सम इवेंट्स एंड फिनोमेना एंड यूज़ पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दीज क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर चलिए टाइम की बात करते हैं। कोई इवेंट हुआ, कोई फिनोमेना हुआ, तो वो कितने टाइम पहले हुआ या उसको होने में कितना टाइम लगा, इसको पावर ऑफ 10 से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी मदद से चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो इधर आपको टाइम इन सेकेंड्स दिया होगा, कंपेरिजन टू रियल वर्ल्ड इवेंट्स या फिनोमेना। 10 raised to the power 0 जो कि होता है 1 सेकेंड। एक सेकेंड में क्या होता है, टाइम टेकन फॉर अ बॉल थ्रोन अप टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, टिपिकली अ फ्यू सेकेंड्स। एक बॉल ऊपर की तरफ आप फेंको तो ऊपर जाके वो नीचे आएगी, तो उस बॉल को ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कुछ सेकेंड्स होगा। यानी उसकी रेंज हम क्या कह सकते हैं, 10 raised to the power 0 होगी कि भाई उसको 1 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड के बीच में कुछ लगा होगा। तो 1 और 9 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 raised to the power 0। मैंने बताया था ऊपर आपको 10 raised to the power 1 ये होता है 10 सेकेंड्स। तो इस रेंज के अंदर क्या होता है, टाइम ब्लड टेक्स टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलेशन
थ्रू द बॉडी। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ब्लड को पूरा एक रोटेशन करने में, बॉडी का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 10 से 20 सेकेंड्स, जो कि बनता है लगभग 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेकेंड। तो ये किस रेंज में आ गया? 10⁻1 की रेंज में आ गया कि नहीं? ये जो टाइम है टिपिकल वेटिंग टाइम फॉर अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पे हम जनरली कैसे रुकते हैं भाई? 10 सेकेंड से लेके 99 सेकेंड इसी के बीच में रहते हैं। तो 10 को भी आप 10⁻1 की रेंज में कंसीडर करते हैं और 99 को भी 10⁻1 की रेंज में कंसीडर करते हैं। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन जनरल ऐसा ही होता है ट्रैफिक सिग्नल, इतनी देर आपको रुकना पड़ता है। Isn't it quite amazing how someone is able to estimate things like the number of ants in the world or the time blood takes to fully circulate? क्या ये अमेजिंग नहीं है कि किस तरह से कोई एस्टिमेट कर ले रहा है, अंदाज़ा लगा ले रहा है कि पूरी दुनिया में कितनी चींटी होंगी या ब्लड को पूरी एक बार सर्कुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है। यू मे कैरी दिस वंडर वेन एवर यू इनकाउंटर सच फैक्ट्स। तो ये जो वंडर्स की हम बात कर रहे हैं, इसको अपने साथ रखना, यानी इसको ध्यान में रखना। जब ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आए तो ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए कि इसके बारे में हमने पढ़ा है। यू विल कम अक्रॉस सच फैक्ट इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस। तो इसी तरीके के फैक्ट्स आपको साइंस में, सोशल साइंस में देखने को मिलेंगे, जहाँ जो एस्टिमेट्स है वो बड़ी फ्रिक्वेंटली किया जाता है, यानी अंदाजे में चीज़ें बताई जाएंगी कि ये चीज़ लगभग इतनी है या ये चीज़ इतने साल पुरानी है। साइंस में जैसे आप बैक्टीरिया की क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, या सोशल साइंस में किसी इवेंट के बारे में पढ़ोगे कि वो लगभग इतने साल पहले हुआ था, तो वहाँ पर ऐसे फैक्ट आपके सामने आएंगे। 10⁻2 सेकेंड्स, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। 10⁻2 सेकेंड मतलब 100 को 60 से डिवाइड कर दो, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 1.6 मिनट्स। तो ये क्या है? टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी। एक कप चाय बनाने में इतना टाइम लगता है, यानी लगभग 5 से 10 मिनट लगता है। तो 5 और 10 मिनट्स को हम सेकेंड्स में क्या लिख सकते हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकते हैं? चलिए थोड़ा देखते हैं। 5 मिनट को सेकेंड में बदलना है तो 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 300 सेकेंड्स। 300 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। इसी तरह 10 मिनट्स को 10 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो तो आ जाएगा 600 सेकेंड्स, जिसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू आई। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दिया है, तो जो हमने निकाला है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो ज़्यादा सही है। बाकी ये सिंबल लगा ही दिया इसके अंदर कि हम लगभग वैल्यूज़ बता रहे हैं, तो ये भी ठीक माना जाएगा। हालांकि 5 मिनट को आप सेकेंड्स में और फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। इसी तरह 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये आएगा। तो यही लिखना चाहिए था, पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है। टाइम फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन अबाउट 8 मिनट्स। सन से जो लाइट है वो निकल के अर्थ पे जो पहुंचती है उसमें 8 मिनट उसको लगते हैं, और 8 मिनट्स लगभग होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 सेकेंड्स, यानी 8 मिनट है। इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 6 48, 480 हो जाएगा। 480 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। तो 4.8 को इसने अप्रॉक्सीमेटली 5 लिखा है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर रॉक्सी और स्टू का एक कन्वर्सेशन दिया है। रॉक्सी कह रही है दीज लायर्स इट नेवर गेट्स कुकड बिफोर 10 मिनट्स। ये पैकेट में लिखा है 10 मिनट के अंदर बन जाएगी, लेकिन कभी भी 10 मिनट के अंदर नहीं बनती। झूठे हैं ये लोग, लायर्स हैं। स्टू कह रहा है दे शुड अप्रॉक्सीमेट इट एज ऑर्डर ऑफ 10⁻2 सेकेंड्स नूडल्स। तो क्या उनको ये नहीं लिखना चाहिए था कि 10 मिनट के अंदर नूडल्स बन जाएगा, बल्कि ये लिखना चाहिए था कि लगभग 10⁻2 सेकेंड्स के ऑर्डर के ये नूडल्स हैं। दैट वे वेन एवर इट टेक्स 120 सेकेंड्स और 900 सेकेंड्स द क्लेम विल बी ट्रू। तो अगर ऐसा लिखेंगे, फिर अगर 120 सेकेंड लगा बनाने में या फिर 900 सेकेंड लगा, तो उनका जो क्लेम है वो सही रहेगा। यानी 120 सेकेंड्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकते हैं? 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 सेकेंड्स। इसी तरह से 900 सेकेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 सेकेंड्स। तो दोनों में ही देख लो 10⁻2 आ रहा है, मतलब यहाँ जो टाइम का ऑर्डर है वो 10⁻2 है। तो अगर इस तरह से पैकेट पे लिखें तो उनकी बात सही होगी। तो इस बात पे दोनों लोग हंसने लगे। 10⁻3 सेकेंड्स ये होता है लगभग 16.6 मिनट्स के। सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट्स टेक बिटवीन 90 मिनट्स, जो कि होता है लगभग 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 सेकेंड टू 2 आवर्स टू कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो जो सैटेलाइट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है। तो उसको ऑर्बिट करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, इसकी बात की जा रही है कि ये टाइम 90 मिनट से लेके 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में लगता है। तो इनकी वैल्यूज़ को अगर हम सेकंड में लिखें तो ये 10⁻3 के रेंज में आएगा। 10⁻4 सेकेंड्स ये होता है लगभग 2.4 आवर्स के।
इसका एग्जाम्पल है द टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट अ मील, खाना हजम होने में इतना ही टाइम लगता है, लगभग 2 से 4 घंटा। टू पास थ्रू द स्टमक। लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट मे फ्लाई। अब एक एडल्ट मे फ्लाई की जो लाइफ स्पैन है, ये आपको यहाँ बना है मे फ्लाई, इसका जो लाइफ स्पैन है यानी पूरी ज़िंदगी इसकी कितनी होती है, वो इतनी होती है, अबाउट अ डे, लगभग एक दिन की होती है। हम कह सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड्स। बताओ, एक दिन की ही जिंदगी है। 10⁻⁵ सेकेंड्स इक्वल होता है लगभग 1.16 डेज के, एंड 10⁻⁶ सेकेंड्स होता है लगभग 11.57 डेज के। थिंक ऑफ सम इवेंट्स ऑफ फिनोमेना हुज टाइम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट वाला पूछ रहा है 10⁻⁵ सेकेंड्स एंड सेकेंड पूछ रहा है 10⁻⁶ सेकेंड। राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ऐसे इवेंट्स आप बताओ जिनका टाइम जो है वो फर्स्ट वाले में इस ऑर्डर में हो और सेकेंड वाला पूछ रहा है इस ऑर्डर के अंदर हो, उस वैल्यू को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। ड्यूरेशन ऑफ अ क्रिकेट टेस्ट मैच इज़ 5 डेज। जो टेस्ट मैच चलता है वो 5 दिन का होता है कि नहीं, तो 5 डेज़ को हम सेकेंड्स में कैसे लिख सकते हैं। देखो ये ऊपर रिलेशन हम इसका यूज़ करेंगे, 1.16 डेज इक्वल होता है 10⁻⁵ सेकेंड्स के। तो एक दिन इक्वल हो जाएगा किसके, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.16। तो 5 दिन बराबर हो जाएगा किसके, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.16 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 को 1.16 से डिवाइड कर लो, ये डेसिमल हटेगा, ऊपर तो 0 आ जाएगा, यानी 500 को 116 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे 250 आ जाएगा, और इधर डिनोमिनेटर में 58 आ जाएगा। फिर से डिवाइड करोगे 125 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 29। अब 125 को 29 से डिवाइड कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली 4.3 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, क्योंकि ये इतना वैल्यू हमने सॉल्व की और 10⁻⁵ बचा था वो लगा दिया हमने, इतना सेकेंड्स। तो 10⁻⁵ की रेंज का एग्जाम्पल हमने दे दिया। इसी तरीके से 10⁻⁶ सेकेंड्स का एग्जाम्पल दे दो। देखो जो मून है ना वो अर्थ की सैटेलाइट है, चारों तरफ घूमता रहता है मून, तो उस पूरे एक चक्कर लगाने में, एक ऑर्बिट करने में लगभग 27 डेज लगते हैं। तो ये आप लिख सकते हो द टाइम इट टेक्स द मून टू कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये होता है लगभग 27 डेज का। और 27 डेज को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा नीचे। 1.16 डे में बनता है 10⁻⁵ सेकेंड, तो 27 डेज में 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.16 मल्टीप्लाई बाई 27। अब ये इतना पोर्शन है, 27 को 1.16 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 23.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, डेसिमल को एक पीछे और खसकाएंगे तो ये 2.32 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ हो जाएगा। डेसिमल जितना लेफ्ट जाएगा तो पावर उतनी इंक्रीज होती है कि नहीं, ये हम सब देख चुके हैं। तो ये हो गया 27 डेज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 2.32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ सेकेंड्स। तो आ गया इस रेंज के अंदर। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 10⁻⁷ सेकेंड जो कि लगभग होता है 115.7 डेज, या हम कह सकते हैं 3.8 मंथ्स। तो इस टाइम पीरियड के रेंज में क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, टाइम स्पेंड स्लीपिंग इन अ ईयर अबाउट 4 मंथ्स। एक साल में हम लगभग 4 महीने सोते ही रहते हैं। टाइम टेकन बाई मंगलयान मिशन टू रीच मार्स। तो मंगलयान के अंदर जो सैटेलाइट भेजा गया था मार्स की तरफ, उसको पहुंचने में 298 डेज लगे थे, जो कि लगभग होता है 2.65 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। टाइम टेकन बाई मार्स फॉर फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जो कि बनता है 687 अर्थ डेज, या हम कह सकते हैं 1.88 अर्थ ईयर। या सेकेंड से बात कर ले तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकेंड्स। यानी जैसे हमारी अर्थ सन का रेवोल्यूशन करती है तो पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज होते हैं, उसी को हम 1 ईयर कहते हैं। तो मार्स जो सन का पूरा चक्कर लगाता है वो पूरा होता है 687 डेज में, अर्थ के हिसाब से अगर देखें तो उसी के कंपैरिजन में आपको वैल्यूज़ दी है। यानी मार्स का एक साल हमारे एक साल से लगभग डबल है। 10⁸ सेकेंड जो कि बनता है 3.17 ईयर्स का टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट डॉग। ज़्यादा जो डॉग हैं उनका जो लाइफ स्पैन है, पूरी ज़िंदगी है, वो 3 साल से लेकर 15 साल की होती है। 10⁹ सेकेंड्स जो कि बनता है 31.7 ईयर्स। द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हेलीज कॉमेट इज 75 to 79 ईयर्स। एक कॉमेट है, उसका नाम रखा गया है हेलीज कॉमेट, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा गया है। उन्होंने ही बताया था कि ये जो कॉमेट है वो सन का पूरा चक्कर लगा रहा है, और ये जो पूरा एक रेवोल्यूशन है वो 75 से 79 ईयर्स में पूरा होता है। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इन द ईयर 2061। अब ये कॉमेट हमको देखने को मिलेगा 2061 में।
यानी अभी घूम रहा होगा चक्कर लगा कि जब हमारे करीब आएगा तो हमको दिखाई पड़ेगा, जिसकी वैल्यू सेकंड्स में ये बनती है। ज़्यादातर इसमें फैक्ट है, समझने वाली चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वन फुल रेवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून अराउंड द सन, ये होता है 60190 अर्थ डेज, जो कि लगभग बनता है 165 अर्थ ईयर्स और 89,666 नेपटूनियन डेज। 1 नेपट्यूनियन ईयर होता है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ सेकेंड्स। अ डे ऑन नेपट्यून इज अबाउट 16.1 आवर्स। तो मेन चीज़ आपको यहाँ से ये समझनी है, वैसे याद तो कुछ नहीं रखना है, याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें की कोई चीज़ आपके सोशल साइंस के अंदर आती है तो वो पार्ट आपको याद रखना है, बाकी हर वैल्यू यहाँ पर आपको याद नहीं रखनी है। तो नेपट्यून के बारे में कहा जा रहा है कि वो सन का चक्कर लगाता है, जो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको इतने दिन लगते हैं अर्थ के हिसाब से अगर देखें तो। यानी जैसे हमारी अर्थ एक साल के अंदर सन का पूरा एक चक्कर लगाती है ना, वैसे नेपट्यून 165 अर्थ के हिसाब से जो ईयर्स हैं वो लगते हैं उसको एक पूरा सन का चक्कर लगाने में। और एक दिन जो नेपट्यून के अंदर होता है वो 16.1 आवर्स का होता है। जैसे अपना दिन 24 घंटे का होता है ना, तो उनका इतना होता है। नोटिस हाउ रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज। अब नोटिस करो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कितना तेज होती है, उसकी वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ रही होती है। एग्जाम्पल आपको दिया है 10⁻⁶ सेकेंड इज लेस देन अ फोर्टनाइट। ये जो 10⁻⁶ सेकेंड है ये फोर्टनाइट कहते हैं 14 डेज को। तो ये जो इतना सेकेंड है ये 14 दिन से कम की वैल्यू है। बट 10⁻⁹ सेकेंड इज अ वूपिंग 31 ईयर्स। एक्सपोनेंट में पावर 3 और बढ़ी तो 10⁻⁹ सेकेंड ये बनाएगा आपका 31 ईयर। अबाउट हाफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ ह्यूमन, मतलब ऑन एन एवरेज इंसान 60 ईयर्स जिंदा रहता है। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा होते हैं, कुछ पहले होते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो 60 ईयर, तो उसका आधा है ये 10⁻10 सेकेंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 317 ईयर्स। द चोला डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 900 ईयर्स, जो कि बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 सेकेंड्स बिटवीन द 3rd सेंचुरी BCE एंड 12th सेंचुरी CE। 10⁻11 सेकेंड्स ये बनता है लगभग 3170 ईयर्स। द एज ऑफ ओल्डेस्ट नोन लिविंग ट्री, तो सबसे पुराना ट्री जो जिंदा है वो लगभग 5000 साल पुराना है, जो इतना सेकंड बनता है। टाइम सिंस द लास्ट पीक आइस एज, आखिरी बार जब आइस एज आया था, पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई थी, तो वो था लगभग 19,000 से लेकर 26,000 ईयर्स पहले, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर 10⁻12 सेकेंड्स की बात कर लें तो ये बनता है 31,700 ईयर्स। अर्ली होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड 2 to 3 लाख ईयर्स अगो। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, यानी पहली बार जो इंसान अपीयर हुए थे वो आज से लगभग 2 से 3 लाख साल पहले आए थे, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में हम ये लिख सकते हैं। द इंटायर पॉपुलेशन अराउंड दैट टाइम कुड फिट इन अ लार्ज क्रिकेट स्टेडियम। तो उस टाइम यानी आज से 2-3 लाख साल पहले की बात कर लें तो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी उसको एक क्रिकेट स्टेडियम में हम फिट कर सकते थे। यानी पूरी दुनिया में इतने ही लोग थे जितने कि लगभग एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आते हैं। यानी कितनी थोड़ी पॉपुलेशन थी ना, अब तो एक शहर के अंदर इससे ज़्यादा हो। इसी तरह यहाँ एक फैक्ट दिया है और यहाँ भी एक फैक्ट दिया है, इसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये देखो 15 मिलियन ईयर्स अगो कि कितना सेकंड बनाएगा ये आप बता दो। देखो यहाँ पर दिया है आपको 10⁻14 सेकेंड, ये लगभग बराबर होता है 3.17 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसको हम रफली मान सकते हैं कि जो वैल्यू है वो लगभग 10⁻14 सेकेंड्स बन रही है। हमको 15 मिलियन का चाहिए, तो 3 में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 15 मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। सारी चीज़ें हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, बहुत एग्जैक्ट ना निकालना, बेवजह कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हाँ 5 मल्टीप्लाई करना था ना, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 सेकेंड। तो लगभग इतने सेकेंड होंगे 15 मिलियन ईयर्स में। 10⁻15 सेकेंड जो कि होता है लगभग 3.17 करोड़ ईयर्स। एज ऑफ हिमालयाज आपको दिया है 5.5 करोड़ ईयर्स यानी 55 मिलियन ईयर्स, जो कि ये साइंटिफिक नोटेशन में बनता है। दे कंटिन्यू टू ग्रो अ फ्यू मिलीमीटर एवरी ईयर। अब जो हिमालयन माउंटेन है ना उनकी हाइट बढ़ रही है। फिर डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, वो आपको दिया है। पहली बार डायनासोर कब अपीयर हुए थे उसका टाइमलाइन आपको दिया है। इट टेक्स अबाउट 23 करोड़ ईयर्स फॉर सन टू मेक 1 कंप्लीट ट्रिप अराउंड द मिल्की वे। अब जो सन है वो भी मूव कर रहा है, तो जो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है उसका एक पूरा ट्रिप लगाने में, एक चक्कर लगाने में उसको 23 करोड़ ईयर्स लगते हैं। प्लांट्स ऑन लैंड स्टार्टेड 47 करोड़ यानी 470 मिलियन ईयर्स अगो। अब ज़मीन पे जो प्लांट्स हैं वो कब आए थे? 47 करोड़ ईयर्स पहले। 31.7 करोड़ ईयर्स का आपको दिया है कि ये इतना सेकंड बनाएगा, तो 31.7 करोड़ इतना साल बना रहे हैं, तो 47 करोड़ कितना बनाएगा? 47 को आप 31.7 से डिवाइड कर लो तो आएगा लगभग 1.48। तो हम लिख देते हैं 1.48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 सेकेंड्स।
यानी 31.4 करोड़ में इतने सेकंड होते हैं, तो 1 करोड़ में कितने हो जाएंगे 10⁻6 डिवाइडेड बाई 31.7 करोड़। तो 47 करोड़ में तो 47 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए 47 और 31.7 को हमने डिवीजन किया। फिर यहाँ बैक्टीरिया की बात की जा रही है, ये सिंपल फैक्ट है। जहाँ क्वेश्चन वाला पार्ट होगा उसको हम देखते हैं। नोटिस दैट 10⁻9 सेकेंड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन, यानी इंसान की जो जिंदगी है उसकी सेकंड्स में अगर वैल्यू निकालें तो वो 10⁻9 के ऑर्डर में आएगी। वहीं 10⁻18 सेकेंड पहले जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन कैप्चर वेरी लार्ज क्वांटिटीज इन अ कंसाइज मैनर। तो देखा आपने, ये जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ये कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को कितने छोटे में रिप्रेजेंट कर देता है ना। इंसान कितना जिंदा रहते हैं उसका ऑर्डर है 10⁻9, और 10⁻18 सेकेंड्स पहले यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। और यूनिवर्स कितना पुराना है, अगर इसको ओपन करके आप लिखो तो 1 के बाद आपको 18 जीरोज लगाने पड़ेंगे, कितना बड़ा नंबर दिखेगा ना, कितने छोटे में चीज़ें हमने कर दी। तो यहाँ पर हमने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को एक्सपोनेंशियल नोटेशन से कितना शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट वाला है, इफ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। आंसर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। चलिए करते हैं। तो एक स्टार को 1 सेकेंड में काउंट किया जा रहा है, तो सारे स्टार्स को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले ये तो लिखो कि सारे स्टार्स हैं कितने, टोटल स्टार्स हैं कितने। तो 1 सेकेंड में 1 स्टार काउंट हो रहा है, तो जितने स्टार होंगे उतना सेकेंड। तो नंबर ऑफ स्टार्स की वैल्यू ऊपर फैक्ट्स में हमको दी थी, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 स्टार्स हैं। 1 स्टार काउंट करने में 1 सेकेंड, तो इतने स्टार काउंट करने में इतने सेकेंड्स लगेंगे। हो गया अपना काम, यही आंसर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इफ़ 1 को ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, जो कि लगभग होता है 200 ml एवरी 10 सेकेंड्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। कह रहा अगर किसी को 1 गिलास पानी, जो कि लगभग होता है 200 ml का, पीने में 10 सेकेंड लग रहा है, यानी हर 10 सेकेंड में वो 200 ml वाटर पी ले रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको पूरा जो वाटर अर्थ पे जितना भी पानी है उसको पीने में। तो पहले ये तो पता चले अर्थ पे कितना पानी है। ऊपर फैक्ट वाले में आप देखोगे तो आपको वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, कितना ml वाटर है ये आपको नहीं दिया। यानी अगर हमको ये पता चल जाए पूरी दुनिया में कितना ml वाटर है तो वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कितना ml वाटर है ये आपको नहीं दिया। आपको दिया है कितना ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, और साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी बुक में देखो कि 16 ड्रॉप्स 1 मिलीलीटर के अंदर है, यानी 1 ml वाटर लोगे तो उसके अंदर 16 ड्रॉप्स बनती है। तो ड्रॉप्स से मिलीलीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। चलिए करते, प्रॉपर कैसे आंसर लिख के दिखाना है वो मैं साथ में करता रहता हूँ। एस्टिमेटेड वाटर ऑन अर्थ, यह है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25 ड्रॉप्स। इतनी बूंद पानी है अर्थ पे। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25 डिवाइडेड बाई 16। ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, एज्यूमिंग 16 ड्रॉप्स पर ml, यानी 1 ml में हम ये मान के चल रहे हैं कि 16 ड्रॉप्स है, तो 1 ड्रॉप में कितना ml होगा, ये 16 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/16 ml। हमारे पास इतनी ड्रॉप है तो इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो ml में वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो अब ड्रॉप से हमको ml में वैल्यू मिलेगी। 2 को 16 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25, यहाँ लिख देता हूँ 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25 है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, और डेसिमल को राइट साइड भेजेंगे तो उसके लिए 10 हमको चाहिए, 10 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल राइट की तरफ भागता है, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 यहाँ से निकाल लिए थे तो अब पावर में एक कम हो गया 10⁻24 ml। तो इतना ml वाटर अर्थ पे है, और हमको क्या दिया है कि वो 10 सेकेंड्स में 200 ml वाटर पीता है। तो 1 सेकेंड का बताओ, 1 सेकेंड में वो 20 ml पिएगा कि नहीं। तो 20 ml 1 सेकेंड में पी रहा है। अब ये बताओ 1 ml वो कितने सेकेंड में पिएगा, 1 को 20 से डिवाइड कर देंगे भाई। 20 ml पीने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो 1 ml पीने में 1/20 सेकेंड लगेगा। तो इतना ml पीने में कितना सेकेंड लगेगा, 1/20 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम टेकन टू ड्रिंक 200 ml इक्वल है 10 सेकेंड। टाइम टेकन टू ड्रिंक 1 ml ये हो जाएगा 10/200 यानी 1/20 सेकेंड्स। कितना पीना है उसको, इतना ml पीना है, पूरी दुनिया में इतना ml पानी है, तो वही लिखोगे टाइम टेकन टू ड्रिंक, ऐसे कॉमन ना लगाना, प्रॉपर लिखना पूरा। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ml इक्वल 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 डिवाइडेड बाई 20, या आप मल्टीप्लाई बाई 1/20 कर लो, बात वही होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.25 मल्टीप्लाई बाई
23 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा पूरे दुनिया में जितना पानी है उसको पीने में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने कहा एक बार देख लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये जो है, जो यहाँ पर 2 को 16 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 ना आके 0.125 आएगा। तो 1 रह गया था, इसकी वजह से सारी दिक्कत हो गई। तो 0.125 और फिर उसके बाद 10⁻25 से एक 10 लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। यानी 2.5 को बस आपको 1.25 ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है, जहाँ पर 2.5 था वहाँ पर बस हम 1.25 कर देंगे, इधर भी 1.25। अब यहाँ पर 1.25 को 20 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0625। डेसिमल को 2 आगे भेजना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁻24 में से 100 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 सेकेंड्स। तो ये सही आंसर है। वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ आर ऑफन बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंस एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब बहुत बड़ी जो क्वांटिटीज़ है वो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे समझने से बहुत दूर है। टू पुट देम इन परस्पेक्टिव वी कैन रिलेट एंड कंपेयर देम विद क्वांटिटीज़ वी आर फेमिलियर विद। तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को समझने के लिए उन चीज़ों से हम कंपेयर करते हैं जिसको हम जानते हैं। दिस कैन गिव एन एसेंस ऑफ हाउ लार्ज अ नंबर और अ मेजर इज़। तो इससे हमको आइडिया मिलता है कि वो नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर आके एंड हो गया। इसमें बेसिकली आपको कन्वर्जन आना चाहिए, एक वैल्यू दी है उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस मेन चीज़ यही है। या फिर 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना हो तो वो आपको आना चाहिए, उसके भी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए। इसके साथ साथ यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टॉपिक में बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना, बाकी आप फैक्ट्स याद करने ना लगना। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।